आरबीआई और आईबीबीआई, ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशंस, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ये टॉपिक आप आईआरएफ के अंदर कर सकते हो। यार वैसे तो 100% सिलेबस आपको करके जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है विदाउट फेल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर। हेलो गाइस, नमस्कार बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून। जी हां, सही जगह आ चुके हो। छोटा सा वीडियो है, थंबनेल आप लोग देख चुके हो, टाइटल आपको पता है, यहां पर आपको हेडिंग दिख रही है, दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर जनवरी 2025। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत क्रिस्प रखूंगा, बहुत सीधी बात करेंगे एकदम, बट मुझे एक डिस्क्लेमर देना है आप लोगों को। बच्चों की आदत होती है, सर हम ये पढ़ के चले जाएंगे तो क्या काम हो जाएगा क्या हमारा, सर बस यही कर ले तो हो जाएगा। पहली बात, ये बस नहीं है, इसमें भी काफी सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। ये जो टॉपिक्स निकाले गए मोस्ट एक्सपेक्टेड इसलिए है क्योंकि इनका जो सिलेक्शन किया गया है, जो मैंने किया है, वो बहुत टाइम से जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, वैसे अलग अलग पैटर्न जो इंस्टीट्यूट ने चेंज करे हैं, उसके हिसाब से आपके उस चैप्टर के अंदर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली। जब इंस्टीट्यूट आपको चेक करना चाहता है कि यार ये बच्चे को हकीकत में इसका नॉलेज है कि नहीं है, उसने पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, इन सब अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक्स की लिस्ट यहां पर निकाली गई है। ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज है बेटा, उसके अंदर ये मैं वीडियो लाया हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर जनवरी 2025। ठीक है, बिजनेस लॉज है। मेरा नाम है सीए चैतन्य जैन, आप लोग प्यार से सीजे बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, कोई भी बकवास नहीं करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका जो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। यहां पर जो सीक्वेंस चल रहा है वो मॉड्यूल के हिसाब से नहीं चलेगा, मैंने अलग तरीके से सीक्वेंस बताया है। पहले मैं आईआरएफ, ठीक है, आपका जो चैप्टर है आईआरएफ, इसकी बात करता हूं। आईआरएफ के अंदर आपको क्या करना है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट की लिस्ट के साथ में इन दोनों मिनिस्ट्रीज को आप लोग पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल छोड़िएगा मत। आरबीआई और आईबीबीआई, ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशंस, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके आंसर्स मैंने क्लासेस में लिखवाए हैं, प्लीज ये करके जाइएगा। एंड टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, लास्ट में आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, इन चारों के बारे में जो जो आपको नोट्स दिए गए हैं, शीट्स के अंदर लिखवाए गए हैं, ये टॉपिक आप आईआरएफ के अंदर कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बात चल रही है यहां पर। अगला चैप्टर आपका आता है द कंपनीज एक्ट। अब सुनिएगा, कंपनीज एक्ट, बीच में एक और बात बोल रहा हूं यार, वैसे तो 100% सिलेबस आपको करके जाना चाहिए। हमारा ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद नहीं कि आप इतना पढ़ के जाओ आपका हो जाएगा। आइडियल सिचुएशन ये है कि 100% आपका सिलेबस होना चाहिए। गई से गई स्थिति में अगर कुछ नहीं हुआ है तो आप ये करिए, और जिन बच्चों के अच्छे रिवीजन चल रहे हैं, जिन बच्चों ने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है, वो इन टॉपिक से बहुत अच्छे से मेहनत करके जा सकते हैं, क्योंकि पूरी एक्सपेक्टेशन है कि यहां से क्वेश्चंस आएंगे। कंपनीज एक्ट में फीचर्स ऑफ कंपनी जब आप पढ़ेंगे, उसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी, इन दोनों को अच्छे से पढ़ेगा। बहुत हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन है बेटा। कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी की अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे, कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी में जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है, उसके जो 5 केसेस हैं, वो केस लॉस के साथ में आपको पढ़ के जाना है विदाउट फेल, नो कॉम्प्रोमाइज हियर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की आपकी डेफिनेशन एकदम बराबर तरीके से, दोनों प्रेफरेंसेस आपको याद करने हैं। क्लासेस ऑफ कंपनीज जब आप चालू करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पे आइएगा, जहां पर आपने होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी पढ़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। दूसरी कैटेगरी में, यानी कि जो बची कुची कंपनीज हैं, बची कुची बोलते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गवर्नमेंट कंपनी, 1% कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, विदाउट फेल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर। सेक्शन नंबर 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का पूरा फ्लो, जैसा आपको लिखवाया है, पूरा फ्लो आपको पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, मेमोरेंडम के सभी क्लॉसेस आपको पता है, अपना शॉर्ट फॉर्म क्या है, सन क्लोज, बराबर है। सारे के सारे क्लॉजेस आपको याद होना चाहिए, उनके अंदर का डिस्क्रिप्शन याद होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पूरा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का लॉ प्रोविजन और साथ में उसके एंट्रेंचमेंट का क्लॉज। डॉक्ट्राइन की अगर बात करूंगा, अल्ट्रावाइज डेफिनेटली नहीं छोड़ सकते, अल्ट्रावाइज का क्वेश्चन फंसेगा। इंडोर मैनेजमेंट के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इंडोर मैनेजमेंट के जो एक्सेप्शन के केसेस है वो, ठीक है, जो लास्ट में हमने देखा है, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी वगैरह वगैरह वगैरह, नॉलेज और आपका फॉर्जरी, ठीक है, ये कंपनीज एक्ट है। अब आ जाओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर। एनआईए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, छोटा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, उसमें भी गिने चुने ऐसे टॉपिक दे रहा हूं, मजे आ जाएंगे बेटा। डेफिनेशन, एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, बराबर है। सेक्शन नंबर 13 यहां पर आ जाएगा आपका। सेक्शन नंबर 14
ट्रांसफर की बात करता है, नेगोशिएशन कैसे होता है, सेक्शन नंबर 14 के अंदर 47 और 48 भी आता है, कर लेना वहां से। 46 इंपॉर्टेंस और डिलीवरी के अंदर 57 का एक्सेप्शन याद है ना, एलआर वाला बेटा करके करके जाना है। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच में डिफरेंस, ओ हो फंसेगा बेटा, फंसेगा। इन कोएट इंस्ट्रूमेंट और एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन कोएट और एम्बिगियस पढ़ के जाना है, ठीक है। अब आ जाना, आपको पता है डिसऑनर ऑफ चेक, हाँ भगवान भी आके बोले कि ये पढ़ के मत जाओ तो ऐसा मत करना बेटा। डिसऑनर ऑफ चेक में 138, 139, 140 तीनों बेटा बड़े मार्क्स के लिए आ रहा है, तीनों के तीनों आंसर छाप के आना है, आपको पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। लास्ट में 117 के तीनों पॉइंट कॉम्पनसेशन आपको लिख के आना है। चलो अब अगला आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मैं स्पीड में रख रहा हूं, वीडियो छोटा रखूंगा, सिर्फ टॉपिक के नाम बोलूंगा और टाटा बाय बाय कर दूंगा, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सारी की सारी यूनिट्स मैंने यहां पर डाल दी। यूनिट का बाइफिकेशन नहीं किया, पर उसी फ्लो में आपको दिख जाएगा बेटा। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ओए होए, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेटा, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बोल रहा हूं, पार्टनर्स नहीं बोल रहा हूं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट था। और पार्टनरशिप और को ओनरशिप के बीच में डिफरेंस ऐसा लगता है बेटा आना चाहिए, ठीक है। इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना, ओके। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में सबसे आखिरी में सेक्शन 28 है होल्डिंग आउट। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ टॉपिक्स ना इंस्टीट्यूट रिपीटेशन पे देता है, मैं चाहूं कि इसको ना रखूं, लास्ट पेपर में आया है, वापस से रिपीट नहीं होगा, मेरा दिल नहीं चाह रहा है बेटा। इन टॉपिक्स का एक और मकसद है बेटा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको ऐसे टॉपिक्स दे रहा हूं कि यार जो पढ़ के जाओगे तो कॉन्फिडेंस ही बढ़ना चाहिए ना यार। एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर देख के कि यार हक्के बक्के रह जाओ, यार हमें टॉपिक्स के नाम ही नहीं पता है। मैंने इसलिए कुछ टॉपिक्स ऐसे भी डाले हैं जिसको लग के आपकी तैयारी में थोड़ा सा चार चांद लगने चाहिए बेटा, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सेक्शन 28 होल्डिंग आउट। अब 10, 12, 13 यानी कि फ्रॉड के केस में क्या होगा, कंडक्ट कैसा होना चाहिए और म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है, 10, 12, 13 करना है। 20 और 21 बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है ना, प्लस और माइनस लिख रखा है, मतलब कि एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्शन, क्या इंप्लाइड अथॉरिटी को कम ज्यादा किया जा सकता है, 20। और इमरजेंसी के केस में क्या होगा, बराबर है, ठीक है। अब सुनना आगे की बात मेरी, 23 और 27, 23 एंड 27, इफेक्ट ऑफ एडमिशन एंड मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स, मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिशन 23 तो यार इतना धांसू सेक्शन है, बड़ा मजा आता है, मजा आता है इस सेक्शन को पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, है ना। तो ध्यान रखना 23 के ऊपर क्वेश्चन देगा ना अगर इंस्टीट्यूट, तो चेक करेगा कि बच्चे ने कितना सही तरीके से पढ़ा है ठीक है। मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स 27 के अंदर दो सिनेरियोज है बेटा, कस्टडी में पैसा आया कि नहीं आया, याद रखना। 32, 33 आपका रिटायरमेंट और एक्सपल्शन तो बेटा करके जाना ही आपको। 29, 30 और 37 यानी कि पार्टनर का इंटरेस्ट क्या ट्रांसफरेबल है, माइनर से रिलेटेड बातें, करेक्ट। और आपको लास्ट में आउटगोइंग पार्टनर जो है उसके राइट्स क्या होते हैं, उसका 37 है, छोटा सा सेक्शन है बट क्वेश्चन फंसता है बेटा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट 44, दोनों अलग अलग है। 69 में कॉन्सिक्वेंसेस है, बराबर है, नॉन रजिस्ट्रेशन के। 44 में डिसोल्यूशन कोर्ट कब करने के लिए बोलता है, सारे के सारे केसेस। और लास्ट में आता है आपका मोड ऑफ सेटलमेंट बेटा, जिसमें लॉसेस को सेट ऑफ करने का सीक्वेंस क्या है और एसेट्स को यूटिलाइज करने का सीक्वेंस क्या है, ये सब चीजें मैंने आपको एक साथ बता दी थी, करेक्ट। ये हुआ आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ओके। अब चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एलएलपी एक्ट। छोटा सा चैप्टर है, मजा आना चाहिए बेटा, वैसे तो पूरा ही पढ़ना है पर इन सेक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं है, नॉन नेगोशिएबल है, मतलब कि आप छोड़ के नहीं जा सकते। सेक्शन नंबर 7 बेटा डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में, डीपी और पार्टनर के बीच में आपको अच्छे से क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है। दोनों का मैंने आपको टेबल वगैरह सब बना के दिए, सब कुछ बताया मैंने। 11 और 12 यानी कि इनकॉर्पोरेशन के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकॉर्पोरेशन कैसे हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, 11 और 12 के अंदर सर्टिफिकेट मिलता है, 12 के अंदर सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 13 के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस, 1-2 लाइन का सेक्शन है, चिंदी है पर डायरेक्टली अगर देख लो सेक्शन नंबर भी लिख के आना, मजा आएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा, ठीक है। 16 और 17 ये तो यार इतना बेहद इंपॉर्टेंट है ना, नाम से रिलेटेड है ना, आपको नाम रिजर्व करना है, उसके बाद में नाम चेंज करना है बेटा, पूरा फ्लो याद है ना, 3 महीने, वो 3 साल वाला वो बंदा आ सकता है, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह सारी चीजें, है ना। चेंज ऑफ नेम इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 17। लास्ट में कंपनी वर्सेस एलएलपी, ये एक ऐसा डिफरेंस है जो डायरेक्ट क्वेश्चन फंस सकता है। आ जाओ भैया, आप सबका, मेरा सबका पूरी दुनिया का चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा, हाँ यही हवा निकलती, आ जाओ फटाफट। सबसे पहले ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, ये टॉपिक यार क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, पढ़ के जाना यार प्लीज यार, है ना। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर पढ़ के जाना, थोड़ी तैयारी नाम की भी कोई चीज होती कि नहीं होती यार, मतलब जीवन में, है ना। सुनना, कम्युनिकेशन और रिवोकेशन, किसका, ऑफर और एक्सेप्टेंस का बेटा, बहुत डिटेल्ड है, रिवोकेशन डिटेल्ड है बेटा, क्वेश्चन छपता है ना। तो रिवोकेशन और कम्युनिकेशन दोनों का, ऑफर और एक्सेप्टेंस। इसके बाद में आओगे सेकंड यूनिट में,
सेक्शन नंबर 25, अग्रीमेंट क्या बिना कंसिडरेशन के हो सकता है? पूरा का पूरा सेक्शन 25, काम 25 से, काम 25 से, याद है ना आपको? चलो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अरे अच्छा, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वाला, उसके अंदर ट्रस्ट और एक्नॉलेजमेंट बाय एस्टिपल, बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। फ्री कंसेंट बोलने की जरूरत नहीं है, फ्री कंसेंट पूरा ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, 15 और एक्सेट्रा लिख दिया, 15, 16, 17 सब कुछ कर लेना बेटा। 17 का बता रहा हूं फ्रॉड में साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बात याद है ना? और फिर उसका एक्सेप्शन, व्हेन डज साइलेंट अमाउंट टू फ्रॉड, याद आ रहा है ना? ये पढ़ के जाना बेटा। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस, और पब्लिक पॉलिसी, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी वाले अग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं, सारे पढ़ के जाना, ठीक है? अब सुनना, 26, 27, 28 तीनों, ये तीनों कौन से बेटा? वॉइड अग्रीमेंट के अंदर अपन ने पढ़ा था, बराबर है? क्या पढ़ा था अपन ने? रेस्टोरेंट वाले सारे, मैरिज वाला, ट्रेड वाला और आपका लीगल प्रोसीडिंग्स वाला, सब कुछ साथ में। 26, 27, 28 तीनों इंपॉर्टेंट है। 42, 43 और 44 लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, आपको याद है अपना 3 इडियट्स वाला एग्जांपल बेटा, है ना? सारे के सारे 3 इडियट्स वाले एग्जांपल बेटा। 55 में जब टाइम एसेंस होता है तब क्या होता है, और 56 के अंदर सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग पढ़ोगे तो इनिशियल पढ़ ही लोगे, तो डिफरेंस भी देख लेना साथ में। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, खुदा कसम कह रहा हूं, सोचना भी मत, छोड़ के जाने का, पढ़ना है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला पॉइंट अपना, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। एंटीसिपेटरी और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस, बेटा ब्रीच की बात आ रही है, 5th यूनिट पे आ गए अपन। और कंटिंजेंट वर्सेस वेजरिंग 6th यूनिट पे आ गया हूं मैं। और डीम्ड केसेस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत बार आ चुका है, वापस आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? अब आ जाओ 7, 8 और 9, है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही भैया। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, जब इंडेमनिटी होल्डर को सू करते हैं तो 125 बताता है उसके पास में क्या क्या राइट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ गारंटी, ठीक है, कंटिन्यूइंग गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से बोलते आ रहा हूं मैं। सेक्शन 132, ठीक है, जिसके अंदर आपको याद है वो दोनों श्योरिटी बीच में है और इन दोनों पार्टी ने ज्वाइंट प्रोमिसर है और दोनों ने कुछ बीच में अग्रीमेंट कर लिया है, क्या उसके अग्रीमेंट से कोई याद है? बड़ा सा अजीब सा नाम था, अपन ने पढ़ रखा है 132, है ना? यहां पर केसेस वेयर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, ऐसे केसेस जहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। 3 सेक्शन है, 136, 137 और 139, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। वियर्डली क्वेश्चन फंस सकता है यहां से, ठीक है? अब सुनना, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, ये उल्टा लिख दिया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, हाँ एक ही बात है। अरे सारे राइट्स है ना श्योरिटी के, क्रेडिटर के अगेंस्ट में 3 शुरुआत में पढ़े ना अपन ने, 141 पढ़ा है, सेट ऑफ पढ़ा है, रिडक्शन पढ़ा है, इस पे ना मस्त क्वेश्चन आना चाहिए बेटा, ठीक है? फिर टाइप्स ऑफ बेलमेंट पढ़ना, टर्मिनेशन पढ़ना बेलमेंट का, टाइप्स ऑफ लीन पढ़ना अपना, जनरल और पर्टिकुलर लीन 170 और 171 के अंदर, ठीक है? और जितनी मैगी टेबल मैंने दी है, मैगी टेबल आप लोग को पता है ना, मेरी 2-2 मिनट वाली टेबल जो रिवीजन की बेटा, सारी की सारी मैगी टेबल राइट्स और ड्यूटीज की एक बार पढ़ के जाना, ठीक है? ये सबसे लास्ट में करना, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, टाइम वेस्ट से मतलब इंपॉर्टेंट है, पर पहले ये सारी चीजें कंप्लीट करना, लास्ट में ये टेबल रिवाइज कर लेना, ठीक है? अब आएगा अगला टॉपिक रेटिफिकेशन का, सोच भी नहीं सकते, 196 और उसके साथ में एसेंशियल्स ऑफ रेटिफिकेशन बेटा, ठीक है? रिवोकेशन पूरा पढ़ना, पर रिवोकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा जो पढ़ना है आपको, कब रिवोकेबल नहीं होता है, 202 याद रहा ना, व्हेन इज इट इररिवोकेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में डिफरेंस। लास्ट में 230, यानी कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होती है या थर्ड पार्टीज को, जनरली तो नहीं होती है, पर इन केसेस में होगी, याद आ रहा है? आई एम फॉरेक्स, आई एम यूपी, अपना शॉर्ट फॉर्म याद है आपको, ठीक है? चल अब सुनना आगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आखिरी चैप्टर, सारे चैप्टर कवर कर दिए मैंने, ठीक है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8, पेरिशिंग, या तो पेरिशिंग है बिफोर या आफ्टर, दोनों केसेस बेटा, है ना? सुपरवेनिंग, इनिशियल, दोनों समझा रखा था मैंने इसके अंदर। सेल वर्सेस एचपी, हायर परचेज, मैंने डिफरेंसेस भी डाले मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है? 9 और 10 असेटमेंट ऑफ प्राइस और वैल्यूएशन के साथ में। टाइप्स ऑफ गुड्स में फ्यूचर ऑन अनअसर्टेन गुड्स इंपॉर्टेंट है, कैविएट एम्प्टोर एक्सेप्शन के साथ में पढ़ना बेटा। कब कंडीशन को वारंटी माना जाता है, यानी कब ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज वारंटी, सेक्शन नंबर 13, दोनों के बीच में डिफरेंस। इंप्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी के अंदर बेटा आपको पढ़ना है मर्केंटेबिलिटी, क्वालिटी एंड फिटनेस और सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन साथ में, ठीक है? ये छोड़ के मत जाना। सेक्शन नंबर 23, 18 अनअसर्टेन गुड्स, याद आ रहा है आपको? अनअसर्टेन गुड्स को कैसे ट्रांसफर करोगे, तो आपने पढ़ा है अनअसर्टेन को अप्रोप्रिएट करना पड़ता है सर्टेन के अंदर, ये बेटा अपना 23 और 18 साथ में पढ़ाया था मैंने, ठीक है? यहां पर ओके। 24 अप्रूवल, अरे भैया सेलो रिटर्न बेसिस बेचोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 ओहो नॉन ओनर्स,
नॉन ओनर्स के केस में भी इंपॉर्टेंट दिया है मैंने, मर्केंटाइल एजेंट और जॉइंट ओनर, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है। सर वो डिलीवरी के इतने सारे रूल्स एक साथ पढ़ने हैं क्या? दो चीजें खास पढ़ के जाना, रॉन्ग क्वांटिटी वाला 37 और 40 का डिटोरिएशन, 40 का डिटोरिएशन बेटा, ठीक है। 45 और 49 यानी अनपेड सेलर, लास्ट यूनिट पे आ गए। 45 सेक्शन आपको पता होना चाहिए, अनपेड सेलर कौन है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ, टर्मिनेशन कैसे हो सकता है 49 के अंदर, आपको वो भी देख के जाना है। एसआईटी सर, ओ स्टॉपेज इन ट्रांजिट पूरा करना है, पूरा पढ़ना है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में याद रखना, और एक स्पेशल केस था जहां पर लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट डिफीट हो जाता है, करेक्ट, वो वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में ऑक्शन सेल और बायर्स के पास में क्या क्या रेमेडी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ आपको टॉपिक के नाम बोले हैं और कुछ भी नहीं बोला है। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक से बेटा सेक्शन नंबर्स भी इसी के अंदर आ गए, टॉपिक्स भी आ गए, यूनिट वाइज भी आ गया है और आपके चैप्टर वाइज भी आ गया है। अपनी तैयारी को और बेहतर करिए, अभी भी समय अपने पास में हो जाएगा। कॉन्फिडेंस हाई रखिए बेटा, याद रखना हमारे सपने बड़े हैं पर उससे बड़ी हमारी तैयारी है, करेक्ट, ठीक है। सो गाइस, छोटा सा वीडियो है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, हम लोग आपके साथ में हैं। आई विल सी यू अगेन इन द क्लासेस एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय। दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ, थैंक यू।